हाय गाइस, आई एम प्रोफेसर नारायण नीले फ्रॉम भाग्यवेद एकेडमी और आज हम देख रहे हैं फ्रेंड क्लास 9 का इंग्लिश का चैप्टर देख रहे हैं, लेसन नंबर 6 देख रहे हैं। लेसन का नाम है माय चाइल्डहुड, मतलब मेरा बचपन। फ्रेंड सब बच्चे सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, ये बिहाइव नाम का बुक है, आप प्लीज़ उसे ओपन कीजिएगा। मैं उसमें से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लाइन बाय लाइन। सो फ्रेंड ये बुक पढ़िए, माय चाइल्डहुड बिहाइव का बुक है। लेसन लिखा है फ्रेंड एपीजे अब्दुल कलाम ने। चलो थोड़ा सा मैं आपको पहले सबसे पहले रिगार्डिंग द टाइटल बताता। टाइटल क्या है, टाइटल का मीनिंग तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। माय चाइल्डहुड मतलब एपीजे अब्दुल कलाम ने उसका खुद का चाइल्डहुड उसमें दिया है, बराबर। तो फ्रेंड देखो, एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो हमारे 11 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, बराबर। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है फ्रेंड, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। विंग्स ऑफ फायर। और उस ऑटोबायोग्राफी में इस आदमी ने ये उसके रिगार्डिंग माय चाइल्डहुड बताया है, मतलब उनका चाइल्डहुड कैसा था, क्या था। एक्चुअली विंग्स ऑफ फायर बहुत बड़ी किताब है, लेकिन उसमें से सिर्फ छोटा सा पार्ट हमारे यहाँ पे दिया गया है, वो है माय चाइल्डहुड। मतलब सिर्फ एपीजे अब्दुल कलाम ने उनका चाइल्डहुड हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है फ्रेंड। ओके, समझ में आ गई फ्रेंड आपको टाइटल क्या है? तो ओके, चाइल्डहुड मेरा नहीं है, चाइल्डहुड किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्रेंड ऑथर। चलो ऑथर देखते कौन है, तो यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम है फ्रेंड। चलो उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको लिख के देता हूँ, प्लीज लिख लीजिए आप, फिर बाद में बुक देखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन लिख लीजिए। इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर। ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से प्रेसिडेंट थे? वो हमारे 11th नंबर के प्रेसिडेंट थे और फर्स्ट साइंटिस्ट प्रेसिडेंट था इंडिया का, ध्यान में रखना है। He was born on October 15, 1931। इस आदमी का जन्म हुआ था फ्रेंड 1931 में, ओके, ध्यान में रखना है। और 15 अक्टूबर इन रामेश्वरम इन तमिलनाडु। ये आदमी कहाँ रहता है? रामेश्वरम रहता है। रामेश्वरम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। अभी तमिलनाडु कहाँ पे है? पेनिसुलर एरिया में, बराबर। आप नीचे एक पेनिसुलर एरिया पे आ जाओ, फिर आपको पता चल जाएगा फ्रेंड तमिलनाडु कहाँ पे है। देखो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, पेज नंबर 74 पे आ जाओ बच्चों। आप 74 पे आ गए तो आपको ये मैप दिया है इंडिया का। देखो ये लास्ट में यहाँ पे रामेश्वरम है, ये पार्ट रामेश्वरम का दिखाया गया है। समझ में आया फ्रेंड? यानी श्रीलंका के साइड की जो पार्ट है, ये श्रीलंका है हमारा यहाँ पे, उसके साइड का जो पार्ट है लास्ट वाला, वो जरा डार्क में दिया है, आपके बुक्स में देख लो आप, है फ्रेंड। ये है रिगार्डिंग द राइटर। तमिलनाडु में उसका जन्म हुआ था, रामेश्वरम में। ही स्टडीड फिजिक्स एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बिकम अ साइंटिस्ट। इस आदमी ने पहली बात फिजिक्स का स्टडी किया, दूसरी बात एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड बिकम अ साइंटिस्ट, और बहुत बड़ा एक क्या बन गया? साइंटिस्ट बन गया। He served in the defense सर्विस, फिर कुछ दिन उसने डिफेंस सर्विस में काम किया, एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसको बोलते हैं हम इसरो, फॉर नियरली 4 डिकेड्स, यानी कम से कम 4 डिकेड्स, मतलब एक डिकेड मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अभी 4 डिकेड मतलब 40 ईयर्स। इस आदमी ने वहां पे क्या किया? काम किया। He is known as a missile man of India। उसको दूसरा भी नाम से लोग जानते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, बराबर। फ्रेंड कलाम वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रेन। कलाम आज भी बच्चों में बहुत क्या है? मशहूर है। He often encouraged them with high powered philosophy। फ्रेंड एपीजे अब्दुल कलाम फिलोसॉफी में नंबर 1 थे, उनके कुछ तत्वज्ञान था। आज भी बहुत सारी जगह पे मैं एपीजे अब्दुल कलाम के कोटेशन पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप पे भी आप एपीजे अब्दुल कलाम के क्या पढ़ते होंगे? कोटेशन पढ़ते होंगे। उनके कोटेशन लाजवाब होते हैं और रिमार्केबल होते हैं और फिलोसॉफिक व्यू होता है, ध्यान में रखना है। बिसाइड ही वॉज एक्सलेंट राइटर ऑल्सो। जान दो बाकी की बातें, साइंटिस्ट था लेकिन एक राइटर भी था, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग साइंटिस्ट हो सकते हैं
बट राइटर नहीं हो सकते, बट साइंटिस्ट होके राइटर है, ये बहुत बड़ी बात है। एक्सलेंट राइटर ऑल्सो, ही रीड इन एंड द डिटेल ऑफ हिज ऑटोबायोग्राफी। यदि आपने उनका ऑटोबायोग्राफी पढ़ा फ्रेंड, तो आपको सारी बातें, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगे। तो फ्रेंड, विंग्स ऑफ फायर नाम की उनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ऑब्वियसली ही वॉज अ ट्रू नेशनलिस्ट, बाकी की बातें छोड़ो, वो एक सच्चा देशभक्त था, नेशनलिस्ट है। ही डाइड इन 27 जुलाई 2015, और इस आदमी का कार्डियक अरेस्ट किया गया और 2015 में यह आदमी मर गया। समझ में आया फ्रेंड? हम लोगों ने देखा है टीवी पे, दिखाए थे एपीजे अब्दुल कलाम जब मरे थे, तो उनका फोटो वगैरह देखो आप नेट पे जाके, या आपको कहीं पे भी मिल सकता है। ओके, और आप सभी बच्चों ने देखा भी है। ये था फ्रेंड हमारा, मैंने टाइटल बोला, फिर उसके बाद में अपन ने ऑथर डिस्कस किया। समझ में आया? अब बहुत हो गया, डायरेक्ट अपन अभी लेसन को स्टार्ट करते फ्रेंड। टुक आउट दिस बुक एंड पेज नंबर, आ जाओ सब बच्चे 68 के ऊपर। कब, कहाँ पे आ जाओ? पेज नंबर 68, वहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। चलो, बिफोर यू रीड पढ़ता हूँ। कैन यू थिंक एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन अ स्टेट्समैन? वो साइंटिस्ट था, राइटर था और स्टेट्समैन था। व्हाट इज मीन बाय स्टेट्समैन? अ ग्रेट ओरेटर, अ ग्रेट स्पीकर, बहुत अच्छा स्पीकर भी था। यानी बहुत ज़्यादा स्कूलों में उसने बहुत अच्छे अच्छे स्पीच भी क्या किए हैं, डिलीवर्ड किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, whose project in space and defense, also the nuclear technology, guided India into the 21st century, become an 11th president in 2002। ये आदमी 11वां प्रेसिडेंट बना था हमारे इंडिया का। 2002 में इसका अपॉइंटमेंट हुआ था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11th प्रेसिडेंट। समझ में आया फ्रेंड? इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अभी देखो दो प्रकार है, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब मैंने किसी और की बारे में उसका चरित्र लिखा तो वो होगा बायोग्राफी, लेकिन मैंने मेरा ही चरित्र लिखा, मेरे ही रिगार्डिंग लिखा तो ये हो गया ऑटोबायोग्राफी। समझ में आया फर्क? ऑटो मतलब खुद की, बराबर आत्मचरित्र और चरित्र में फर्क है। ओके, चलो देखते हैं। विंग्स ऑफ फायर नाम का उसका एक ऑटोबायोग्राफी था। ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड, और उस आदमी ने उनका चाइल्डहुड हमारे साथ क्या किया है, शेयर किया है। चलो देखते हैं फ्रेंड, पेज नंबर 68 पे आ जाओ। पहला पैराग्राफ मैं पढ़ता हूँ। आई वॉज बोर्न इन टू द मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन आइलैंड टू अ टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द एर्स्टवाइल मद्रास स्टेट। फ्रेंड, आई जो वर्ड यूज किया है यहाँ पे, आई से स्टार्ट हुआ है, आई वॉज। तो ये जो आई वर्ड है ये खुद एपीजे अब्दुल कलाम के लिए है। खुद एपीजे अब्दुल कलाम खुद लिख रहे हैं, मतलब वही राइटर है, वही नरेटर है। समझ में आ गया? क्योंकि ऑटोबायोग्राफी है। तो मेरा जन्म एकदम मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था। बोले अभी मिडिल क्लास क्यों बोला? ज़्यादा वो रिच वगैरह नहीं थे। देखो मैंने आज तक भी देखा है फ्रेंड, जो भी बहुत हाईएस्ट प्लेस पे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मिडिल क्लास से या लो क्लास से ही ज़्यादा आ गए हैं। लेकिन ऐसा मैंने बहुत रेयर देखा है कि रिच क्लास से वो आदमी ये बन गया, तो ये रेयर है, सॉरी बहुत यानी कम होते हैं ऐसा। तो ये एक आइलैंड रामेश्वरम नाम का एक प्लेस था, वहां पे उसका जन्म हुआ। मैड्रास स्टेट था उस जमाने में। एर्स्टवाइल का मतलब राइट डाउन, फॉर्मर मतलब पहले जमाने में मैड्रास बोलते थे उसको, मैड्रास स्टेट। माय फादर जैनलाबुद्दीन, तो उसका जो पापा था वो जैनलाबुद्दीन था। हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन, उसका ज़्यादा क्या नहीं हुआ था, कोई एजुकेशन नहीं हुआ था, बहुत ही कम एजुकेशन हुआ था। नॉर मच वेल्थ, उनके पास ना एजुकेशन था ना अच्छी क्या थी, वेल्थ थी। डिस्पाइट दिस एडवांटेजेस ही पोजेस अ ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी वो खुद एपीजे अब्दुल कलाम जबरदस्त इनेट विजडम था। राइट डाउन, इनेट मतलब नेचुरल, नेचुरल विजडम था उसमें।
एंड ट्रू जनरॉसिटी ऑफ स्पिरिट, जनरॉसिटी मतलब राइट डाउन उदार था, वो बहुत उदार था, मतलब हमेशा हेल्पफुल टू द अदर्स। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेड इन माई मदर अशिम्मा, तो उसकी मम्मी उसका एकदम हेल्पमेट था, मतलब बहुत अच्छी हेल्प करती थी उसको, और उसकी मम्मी का नाम था अशिम्मा। ध्यान में रखना है, जैनामुद्दीन उसका पापा का नाम, मम्मी का नाम अशिम्मा, ओके, अशिम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, वो एकदम अच्छी औरत थी, रोज उसका एक नेचर था फ्रेंड, मैक्सिमम जो भी उसके घर में कोई आता था तो उसके खाने के बिना जाने नहीं देती थी। बहुत अच्छी कुकर थी, जाने तो कुकर थी, बट वो खिलाने में माहिर थी, मतलब दूसरों को कोई भी उसके घर आता है तो वो उसको खाना खिलाते बिना जाने नहीं देती है, बहुत बड़ा काम वो करती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर ate with us and then all the members of our own family put together, लेकिन वो हमेशा सब लोगों को खिलाते रहती थी, लेकिन खुद, बट आई एम क्वाइट सर्टन दैट फार मोर आउटसाइडर एट, लेकिन मैंने खुद बाहर खाना खाया है। एपीजे अब्दुल कलाम कहता था कि मेरे घर में ऐसे बहुत सारे लोग खाना खा के जाते हैं, लेकिन मेरा नसीब इतना अच्छा नहीं था, मैं जरा बाहर एजुकेशन हुआ ना, दैट्स व्हाई मैं जरा बाहर ही रहा, मेरा मेंबर से यानी इतना यानी पुट टुगेदर जैसा हम रहते थे वैसा नहीं रहते थे। ये हुआ मेरा पहला पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ समझ में आया फ्रेंड आपको? क्या क्या बताया है? एक तमिल फैमिली में जन्म हुआ, उसके पापा जो थे जैनामुद्दीन वो एकदम फॉर्मल एजुकेशन है, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, नॉर वेल्थ है, बराबर। मम्मी जो थी वो हार्ड वर्कर थी, उसका नाम था अशिम्मा, बराबर। तो वो बहुत अच्छे लोगों को खाना वगैरह खिलाती थी, लेकिन मेरा दैव नहीं था, मेरा फॉर्चून नहीं था, ऐसा इतना मेरा अच्छा नसीब नहीं था कि मैं उसके हाथ का क्या करूँ, खाना खा सकूँ। ओके फ्रेंड, चलो लेते हैं नेक्स्ट। आई वॉज वन ऑफ माई चिल्ड्रेन अ शॉर्ट बॉय, मैं एक ऐसा लड़का था कि एकदम मेरे पेरेंट्स का मैं एक ऐसा लड़का था कि एकदम शॉर्ट बॉय था, विथ अ रैदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक, मतलब ऐसा मेरा लुक भी इतना अच्छा नहीं था। देखो एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोगों ने देखा होगा, वो दिखने में भी इतने क्या नहीं है कि चलो भाई बहुत हैंडसम है, स्मार्ट बहुत थे, लेकिन हैंडसम है ऐसा नहीं दिखा। यानी वो बोलता है कि मैं ऐसा अनडिस्टिंग्विश था। अनडिस्टिंग्विश मतलब राइट डाउन कॉमन अपीयरेंस, उसका अपीयरेंस भी कैसा है, कॉमन। देखो देखने में भी शॉर्ट है पहली बात, और दूसरी बात हाइट में शॉर्ट और अपीयरेंस भी क्या है, एकदम सर्वसामान्य लुक था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स यदि देखा बोले आपने तो मेरे दोनों के दोनों पेरेंट्स, मतलब दोनों के दोनों मम्मी और पापा हाइटेड थे और हैंडसम है, एक हैंडसम एक ब्यूटीफुल। लेकिन मेरा नसीब ऐसा क्या था क्या पता, यानी मुझे हाइट भी नहीं मिली उनसे बराबर, और उनका लुक भी मुझे नहीं मिला, बट मुझे जो मिला वो उनको नहीं मिला, वो था टैलेंट सी। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, हम बचपन से कहाँ पे रहते थे, अवर एंसेस्ट्रल हाउस था। व्हाट इज बाय एंसेस्ट्रल, लिख लो जल्दी से, जो डिफिकल्ट वर्ड एंड फ्रेंड वहां पे अंडरलाइन करना, ऊपर मीनिंग लिख लेना। एंसेस्ट्रल का मतलब लिखो पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज के घरों में, मतलब फोर फादर के घरों में हम रहते थे बराबर। विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, तो वो जो मकान था वो मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी में हमने बनाया था। अभी मिडल ऑफ द 19 मतलब 1850 में वो बनाया था, नहीं तो बोलेंगे अपन मिडल ऑफ द 19 मतलब 1950 में बनाया था, तो नहीं, मिडल ऑफ द 19 मतलब 1850। 90 से स्टार्ट हो गया कि समझ लेना, 90 से स्टार्ट हो गया मतलब 01 भी हो गया तो 19th सेंचुरी स्टार्ट हो गया। कहाँ तक? 19 तक। और 19 से स्टार्ट हो गया 01 तो समझ लेना 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई। ये 19th सेंचुरी है। कौन सी सेंचुरी है? 19th सेंचुरी। और ये जो रहती है ये 20th सेंचुरी है फ्रेंड। और आज हम जो जी रहे 2000 से 20 मतलब ये 21st सेंचुरी है। समझ में आ रहा है? कंफ्यूजन करना नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को आज तक भी ये बातें पता नहीं है। उनको हाफ 19th सेंचुरी बोला बराबर तो समझ लेते हैं 1950। नहीं फ्रेंड, हाफ 19 मतलब 1850। समझ में आया? तो ये बराबर है। तो इस प्रकार से फ्रेंड एपीजे अब्दुल कलाम
का मकान जो बनाया था एंसेस्ट्रल का, वो मिड 19th सेंचुरी में बना था। इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस, और हमारा जो घर था वो अच्छा था, पक्का हाउस था, मतलब चूने वगैरह का बना था। मेड ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन मतलब चून खड़ी, मतलब चूने का बना हुआ था, चूने का पत्थर समझता है, एंड अ ब्रिक, और थोड़ा सा वीटे भी थी। ऑन द मास्को स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम, मेरा मकान कहाँ पे था? ऑन द मास्को स्ट्रीट ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम में एक गली है फ्रेंड, जहाँ पे बहुत बड़ी मास्को है, मास्को मतलब मस्जिद लिख लो, फिर वो उस मस्जिद के गली में ही मेरा क्या था? मकान था। माई एस्ट्रे फादर, एस्ट्रे का मतलब लिखो सिंपल, स्ट्रिक्ट एंड सिवियर। मेरे जो पापा थे वो कैसे पापा थे? सिंपल थे बट स्ट्रिक्ट थे। माई एस्ट्रे फादर यूज्ड टू अवॉइड ऑल द इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरियस। राइट डाउन, इनएसेंशियल मतलब नॉट नेसेसरी। हमारे घर में कोई ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें कुछ भी नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि चलो भाई हमारे घर में ये कुछ तो भी बहुत बड़ा है, फ्रिज है, कूलर है, मिक्सर है, ग्राइंडर है, एसी है, ऐसे कुछ भी नहीं था। हमारा घर मतलब एक सिंपल घर था जहां पे लग्जरी और कंफर्ट का दूर दूर तक भी संबंध नहीं था। क्या बोला मैंने? लग्जरी और कंफर्ट का दूर दूर तक भी संबंध नहीं था। आज हमारे घर में लग्जरी और कंफर्ट के सिवा दूसरा दिखेगा नहीं कुछ, ऐसा ये फर्क है फ्रेंड उनमें और हम में। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा है कि इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज वो हमारे घर में अवॉइड करते थे, बिल्कुल भी नहीं, नहीं चाहिए। However, all the necessities were provided for in the term of food, medicine and clothes. उनके हिसाब से सिर्फ 3 चीजें आवश्यक है। एक है फूड मिलना चाहिए, दूसरी बात सभी को मेडिसिन मिलना चाहिए, और तीसरी बात क्लोथ्स, मेडिसिन और क्लोथ्स। बस यही बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। बट गाड़ी घोड़ी अमका डमका टमका नथिंग, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था। सिर्फ एंड सिर्फ यही बातें उनके लिए इंपॉर्टेंट थी। इनफैक्ट I would say mine was very secure child, both materially, write down materially मतलब and emotionally, मतलब वेल्थ का मुझे भी ऐसा कोई क्या नहीं था, ऐसा कोई अट्रैक्शन नहीं था या इमोशन। I would say mine was very secure child, मैं तो एकदम सिक्योर था, क्योंकि बहुत मटेरियल एंड इमोशनल, मतलब मेरे पास मस्त वेल्थ भी है, टर्म ऑफ मतलब आर्थिक रूप भी मेरी कंडीशन क्या है, मटेरियली मतलब इकोनॉमिकली, एंड इमोशनली मैं अच्छा था। बराबर ऐसा उन्होंने हमारे सेकंड पैराग्राफ में बोला है। या एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द सेकंड वन? नथिंग। देन वी विल टर्न टुवर्ड द थर्ड। चलो अभी तीसरे पैराग्राफ के पेज नंबर आ जाओ 69 इधर के। द सेकंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। फिर हुआ फ्रेंड सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में। When I was 8 years old, तब मैं सिर्फ कितने साल का था? 8 years old था, मतलब 8 साल का था। For reason I have never been able to understand, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market. What is meant by tamarind seeds? हम उसको चिचोकी बोलते। चिचोकी मतलब इमली की जो बीज रहती है, उसको उस जमाने में क्या करते थे? तवे के ऊपर गरम करते थे, सेकते थे, और गरम करने के बाद में मार्केट में उनको क्या किया जाता था? सेल किया जाता था। उस जमाने क्या, आज के ज़माने में टैमरिंड सीड्स बेची जाती है मार्केट में, आप जाके देखो, मंग के देखो, उसको थोड़ा सा फोड़ते थे और फिर खाते थे। यानी पास्ट में ये बहुत चलता था फ्रेंड, टैमरिंड की सीड्स। तो फिर ये मुझे पता नहीं बोले रीज़न, लेकिन मुझे याद है सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चालू था तब मैं सिर्फ 8 ईयर का था, और उसी समय पे टैमरिंड सीड्स की डिमांड मार्केट में ट्रिमेंडस क्या हो चुकी थी? बढ़ चुकी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों बढ़ चुकी है, लेकिन बढ़ चुकी थी। आई यूज्ड टू कलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम टू द प्रोविजन शॉप ऑन द मॉस्को स्ट्रीट। फिर मैं क्या करता था, स्कूल खत्म हो गई कि मैं वहां पे जाता था टैमरिंड ट्री के नीचे, और वहां से सीड्स कलेक्ट करता था, और वो एक शॉप में जाके क्या करता था? देता था, बेचता था। मॉस्को के स्ट्रीट में वो शॉप था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी अ प्राइसली सम ऑफ 1 आना। पूरा दिन भर मैं वो टैमरिंड सीड्स जमा करता था, बेचता था, फिर मुझे 1 आना क्या होता था? मिलता था। अभी व्हाट इज आना?
फॉर्मर करेंसी ऑफ इंडिया, मतलब भारत की वो फॉर्मर करेंसी है। पहले पाई, आना ये था। पाई मतलब PI, ध्यान में रखना, ये हमारी पहले करेंसी पाई, फिर आना, फिर पैसा मतलब पैसा, हाँ, फिर रुपीज, बराबर। इस प्रकार से हमारा करेंसी क्या होता गया, बढ़ता गया, चेंजेस होता गया। पहले क्या था रे, पाई था, उसके बाद में क्या आया, आना आया। तो जो आना था, एक आना मुझे वो मिलता था, बोले ऐसा वो कहता है, बराबर। क्या करके, वो टैमरिंड सीड्स सेल करके। आई यूज टू रिकलेक्ट द सीड्स एंड सेल देम इनटू, ओके। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, मेरा एक ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वुड टेल मी द स्टोरीज अबाउट द वॉर, वो मुझे क्या बताता था, वॉर की स्टोरीज बताता था, बराबर। ब्रदर इन लॉ समझता क्या रहे आपको, मदर इन लॉ सासू, फादर इन लॉ सासरा, फिर ब्रदर इन लॉ साला, बराबर। तो माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी द स्टोरीज, वो जलालुद्दीन मुझे स्टोरीज सुनाते थे, काय का, अबाउट द वॉर, वॉर के बारे में, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस द हेडलाइंस इन द दिनामणि, ओके। तो दिनामणि अवर एरिया, उनके एरिया में एक दिनामणि आता था। दिनामणि क्या है, तो एक न्यूज़पेपर है, तो न्यूज़पेपर आता था, उसमें हेडलाइन आती थी, बराबर। फिर वो पढ़ता था और वो जलालुद्दीन मुझे क्या करता था, वो सारी बातें बताता था कि ऐसा हुआ वार में, सेकंड वर्ल्ड वार ऐसा चल रहा है, इंडिया को बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे, फूड की स्कार्सिटी होंगी, ऐसा। बीइंग आइसोलेटेड, बराबर, was completely unaffected by the war, लेकिन हमारा इंडिया थोड़ा सा क्या था, आइसोलेटेड था सेकंड वर्ल्ड वार में। हम इतना क्या नहीं है, उसमें सहभागी नहीं थे, हम लोनलीनेस थे, अलग थे, आइसोलेटेड थे। दैट्स वाई हमें इतना ज़्यादा अनइफेक्ट था हमारे ऊपर। अनइफेक्ट मतलब समझता है, ज़्यादा उतना क्या नहीं था, इफेक्ट वगैरह नहीं था। बट सुन इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइज फोर्सेस, बट इंडिया को भी ब्रिटेन ने क्या किया था, फोर्स किया था कि ज्वाइन द अलायंसेस, हमारे अलायंस में क्या हो जाओ, ज्वाइन हो जाओ। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर, और फिर इस प्रकार हमारे यहाँ पे भी इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी। अभी अलाइज फोर्सेस का मतलब देखो यहाँ पे, द आर्मीज ऑफ यूके एंड यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार, ये अलाइज था, बराबर। तो ऐसे एक अलाइज में उनको हमको ज्वाइन करने को बोलते थे, लेकिन हम नहीं हुए, तो ऑब्वियसली क्या हुआ, इमरजेंसी लगाई गई, बराबर। द फर्स्ट कैजुअली केम द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इन द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन, बराबर। द फर्स्ट कैजुअलिटी मतलब अ पर्सन किल्ड, केम फ्रॉम द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट इन रामेश्वरम स्टेशन। एक बार क्या हुआ, रामेश्वरम स्टेशन के ऊपर ट्रेन में एक आदमी की संशयास्पद मृत्यु हुआ, मतलब किसी ने तो भी उसका खून करके क्या कर दिया था, वहां पे फेंक दिया था। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन द रामेश्वरम एंड द धानुषकोडी। रामेश्वरम तो धानुषकोडी एक रेलवे स्टेशन है वहां पे, तो उन लोगों ने, मैंने उतरे भी नहीं थे, न्यूज़पेपर भी ऐसा क्या कर दिया था, बंडल फेंक दिया था, लेकिन उतरे नहीं थे कोई भी। मतलब इतना डर उस जमाने में क्या था, हुआ था। The force my cousin Sosumuddin and who disturbed the newspaper in Rameshwaram distributed मतलब बांटना। और रामेश्वरम गांव में मेरा एक कजिन था, क्या नाम था उसका, ससमुद्दीन, वो डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम में पेपर, न्यूज़पेपर। टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एज इफ नेचुरली आई फील्ड अ स्लॉट। फिर ऑब्वियसली वो मुझे मैं उसके साथ लेके चलता, चल पकड़ने को, सिर्फ बंडल पीछे पकड़ता जा, मैं बांटते जाऊंगा। आई फील द स्लॉट। ससमुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और जैसे मैं वो जो कमाता था, फिर उसमें से कुछ हिस्सा वो मुझे भी देता था, तो वो मेरी पहली कमाई थी। हाफ अ सेंचुरी लेटर, एक सेंचुरी हो जाने के बाद में, हाफ सेंचुरी मतलब, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। मुझे आज भी याद आता है वो इवेंट, जब मेरा बचपन में
मैंने वो एक आना भी कमाता था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। बराबर है, बचपन में छोटे पैसे भी मतलब हमारे लिए बहुत बड़ा क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। मतलब किसी ने, मुझे आज भी याद है, किसी ने यदि हमारे घर में क्या आते थे, वो रिलेटिव्स वगैरह आते थे, तो वो हमारे हाथ में 1 रुपया 2 रुपया देते थे, तो हमारे लिए वो बहुत क्या थी, बड़ी बात थी। तो फ्रेंड इस प्रकार से ये भी बहुत क्या थी, बड़ी बात थी। समझ में आया फ्रेंड आपको तीसरा पैराग्राफ? एनी प्रॉब्लम नहीं ना? चलो जाओ फिर 4th की तरफ, चलो जाते हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in a certain ways by the figure of authority। देखो फ्रेंड कितना मस्त सेंटेंस है, अंडरलाइन कीजिएगा मैं जो बताऊंगा। Every child is born with some inherited characteristics। सच में हर एक बच्चा जब जन्म लेता है तब उसे गवर्नमेंट कंपनी से कुछ गिफ्ट मिलती है, इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। मतलब जन्मजात ही कुछ अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ या कुछ क्वालिटीज या कुछ डिसक्वालिटीज उस बच्चों में फ्रॉम द पेरेंट्स दिए जाते हैं। तो ऐसा ही हुआ था। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। और इस प्रकार से हर एक को एक समाज मिलता है, एक इकोनॉमिकल कंडीशन मिलती है और एक इमोशनल इन्वायरमेंट मिलता है। बराबर क्या क्या बोला, अंडरलाइन करना जरा। इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कोई कोई बच्चा बचपन से ही टैलेंटेड रहता है क्योंकि वो एक आधे प्रोफेसर का या डॉक्टर का या इंजीनियर का या किसी लॉयर का बच्चा होता है, तो सीए का बच्चा होता है, तो ऑब्वियसली वो टैलेंटेड निकलता है क्योंकि उसके पेरेंट्स भी क्या थे, एजुकेटेड थे, दैट्स व्हाई वो भी क्या बना, बहुत अच्छा बना। बराबर, तो ऐसा भी होता है, यानी पेरेंट्स के साथ ही उसको कुछ इनहेरिटेड बाय द फ्रॉम द बर्थ ही उसको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। कोई कोई बचपन से ही गवर्नमेंट कंपनी से ही वो मस्त फीस आ जाता है, तो उसी प्रकार से हुआ था। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक, फिर आदमी किसी का तो भी समाज का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई हिंदू कल्चर में जन्म लेता है, कोई मुस्लिम कल्चर में जन्म लेता है, कोई क्रिश्चियन कल्चर में जन्म लेता है, और अकॉर्डिंग टू उसके ऊपर उस प्रकार से जिस समाज में वो रहता है उसके कुछ परिणाम उसके ऊपर होते हैं। और तीसरी बात रही इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ इकोनॉमी का भी फर्क पड़ता है। यदि तुम्हारे घर में अच्छी इकोनॉमी है तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छा सा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। द ट्रेन इन सर्टन वेज इन द फिगर ऑफ ऑथोरिटी। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मुझे क्या क्या मिला था, अंडरलाइन करना और लिख लेना। इनहेरिटेड मतलब राइट डाउन, टू गेट सम क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स, राइट डाउन, जल्दी से लिख लो जरा। इनहेरिटेड मतलब टू गेट सम क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट्स। बराबर, तो मुझे क्या क्या मिला था मेरे पापा से, तो मेरे पापा और मम्मा बहुत ऑनेस्ट थी, दैट्स व्हाई मैं भी ऑनेस्ट टू। बराबर, ऑनेस्ट मतलब एकदम प्रामाणिक। एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मैंने खुद को ऐसे कुछ नॉर्म लगा दिए हैं, मैं कुछ डिसिप्लिनर हूं। मुझे डिसिप्लिन बहुत क्या लगती है, अच्छी लगती है। देखो फ्रेंड, किसी किसी को एकदम डिसिप्लिन से रहना अच्छा लगता है, किसी किसी को होता है लाइक दिस वे, मतलब ऐसा थोड़ा सा निहिलिस्टिक कोई कोई रहता है, और कोई कोई ऐसा नहीं होता। नहीं भाई, स्टडी है ना, स्टडी के समय पे स्टडी, सोने के समय पे सोना, खाने के समय पे खाना, एक्सरसाइज के समय पे एक्सरसाइज, ऐसा यानी एकदम खुद को उसने एक ऐसे साचे में यानी कुछ टाइम टेबल में खुद को क्या होता है, ढला होता है। बराबर, ऐसे कुछ लोग डिसिप्लिनर रहते। तो बोलता अब्दुल कलाम बोलता कि मुझे 2 चीजें मेरे पेरेंट्स से मिली थी, एक बोले तो ऑनेस्टी और दूसरी बोले तो डिसिप्लिन। बराबर, फ्रॉम माई मदर, फ्रॉम माई फादर एंड फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड द फेथ इन गॉडेसेस। और एक बात मुझे मिली थी, देखो अंडरलाइन करना है कौन कौन सी बातें उसको पेरेंट्स से मिली है। पहली बात ऑनेस्टी, इनहेरिट हुआ है। दूसरी बात क्या बोला उन्होंने, दूसरी बात डिसिप्लिन, दूसरी बात मुझे डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। और तीसरी बात बोले माई मदर एंड माई फादर इनहेरिटेड फेथ इन गॉडेस, गुडनेस, फेथ इन गुडनेस, फेथ इन गुडनेस। व्हाट इज माय फेथ इन गुडनेस, यानी अच्छी बातों के ऊपर क्या करना, बिलीव करना।
बराबर, ये मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मेरे पापा ने मुझे सिखाया, बराबर। एंड डीप काइंडनेस, डीप काइंडनेस मतलब किसी की भी 2 मिनट में मुझे भी क्या आती है, दया आती है, तो वो मुझे मेरे पेरेंट्स से मिला है। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर, 3 ब्रदर एंड सिस्टर, 3 ब्रदर एंड सिस्टर मतलब 4 वो हो गए और 5 है। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड। आपको क्वेश्चन आएगा एपीजे अब्दुल कलाम और कितने भाई थे, तो 3 ब्रदर थे और 1 सिस्टर थी एपीजे अब्दुल कलाम को। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड इन माई चाइल्डहुड, उसके बचपन से ही उसको 3 एकदम क्लोज फ्रेंड थे। अंडरलाइन करना जरा कौन कौन से क्लोज फ्रेंड थे। पहला रमनदा शास्त्री, रमनदा शास्त्री, बराबर। रमनदन शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, 3 लोग थे। अभी नाम से आपको एक बात समझ में आ गई क्या? एपीजे अब्दुल कलाम बोले तो मुस्लिम, और ये जो तीनों नाम में मैंने पढ़ा, ये तीनों नाम पहला देखो जरा, रामनाथा शास्त्री, बराबर, दूसरा अरविंदन और तीसरा शिव प्रकाशन, यानी तीनों के तीनों भी कौन थे? हिंदू थे, उसके चाइल्डहुड के दोस्त। ओके, ऑल दिस बॉयज वेयर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। व्हाट इज मीन बाय ऑर्थोडॉक्स? ऑर्थोडॉक्स मतलब ट्रेडिशनल थॉट वाले लोग। कौन से? ट्रेडिशनल थॉट वाले लोग मतलब जुने सोच, परंपरागतवादी, सनातनवादी लोग, यानी जुनी सोच वाले लोग, बराबर, ऐसे वो थे। ब्राह्मण फैमिली से थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस, रेड डाउन, ऑर्थोडॉक्स का मतलब लिखा, ट्रेडिशनल व्यू से वो थे, ब्राह्मण फैमिली से थे। एज अ चिल्ड्रन नन ऑफ अस ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing। बचपन से ही उन तीनों फ्रेंड में और एपीजे अब्दुल कलाम बिल्कुल साथ ही रहते थे, यानी उनके ऊपर रिलीजन ने कोई भी इफेक्ट नहीं किया था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल इफेक्ट ऑन देयर फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप, बिकॉज ऑफ द रिलीजन। रिलीजन की वजह से उनकी दोस्ती में ऐसा आज तक भी ऐसा कुछ भी व्यवहार वगैरह नहीं हुआ था। मस्त रहते थे, सब साथ मिल बांट के रहते थे, तीनों के तीनों फ्रेंड, और मस्त अपब्रिंगिंग रहे थे। अपब्रिंगिंग मतलब समझता है, बचपन से बड़ा 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 होना। अब भी आपके भी कोई दोस्त होंगे फ्रेंड चाइल्डहुड के, आपको भी याद आया होगा आपका भी बचपन, जैसे मैं एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। इनफैक्ट रमनदा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी रामक लक्ष्मणा शास्त्री। ये रामानंदा शास्त्री जो था ना, ये किसका लड़का था? अंडरलाइन करना, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री का वो लड़का था। और ये पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री कौन था? हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। बाप रे, रामेश्वरम जो टेम्पल था, उस टेम्पल में सबसे बड़ा जो प्रीस्ट रहता है, प्रीस्ट मतलब समझता, यानी जो गुरु रहता है, गुरु, बराबर, वो गुरु उसके पापा थे। प्रीस्ट धर्म गुरु, यानी वो लोगों को धर्म के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते थे, बराबर। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, और बाद में रामनदा शास्त्री ने ही उनके प्लेस पे आज वो काम कर रहा है। किनके प्लेस पे कौन काम कर रहा है? जहां पे पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री रामेश्वरम के मंदिर में मेन पुजारी थे, आज वो नहीं है, उनका लड़का वहां पे पुजारी है, जिसका नाम, जो मेरा बचपन का दोस्त था, जिसका नाम था रामनदा शास्त्री। ओके, लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, राइट डाउन प्रीस्टहुड। प्रीस्टहुड मतलब रिलीजियस प्रैक्टिशनर, लिखा, रिलीजियस प्रैक्टिशनर,
मतलब लिखो वहां पे रिलीजियस प्रैक्टिशनर मतलब द पर्सन हु आर डूइंग द रिलीजियस रिचुअल्स, मतलब पुरोहित बोलते हैं उसको, ब्राह्मण। बराबर, आज भी हमारे घर में कुछ भी होता है तो हम अपना अपना कुछ भी नहीं करते हैं। आज हम किसको बोलते हैं? वो जो प्रीस्टहुड वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, मतलब जो पुरोहित होते हैं उनको बुलाते हैं हमारे घर में, ब्राह्मण लोगों को, और फिर उनसे कुछ भी क्रियाक्रम करवा लेते हैं, क्योंकि हमसे ज़्यादा गॉड का नॉलेज उनको है। ऐसा इस प्रकार की थिंकिंग आज समाज में है। ओके, इसलिए ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। ओके, तो फ्रेंड वो वहां पे रामेश्वरम टेम्पल में उसके पापा से ये जागीरदारी किसको मिली है? रामनदास शास्त्री को मिली है। देखो फ्रेंड, ये पिक्चर देख लो आप जरा, आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज द बोट्स फॉर कैरिंग द, ओके वो बाद में है, बाद में देखेंगे। फादर अरविंदन वेंट इनटू बिजनेस ऑफ अरेंजिंग अ ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग अ पिलग्रिम्स। देखो रमन, कितने फ्रेंड को ध्यान में रखना है? रमनदास शास्त्री, उसका मैंने बता दिया क्या हुआ। रामेश्वरम के टेम्पल में आज वो सबसे बड़ा पुरोहित है, प्रिस्ट है, मेन प्रिस्ट है। और दूसरा जो था अरविंदन, वो आज बिजनेस करता है। क्या का बिजनेस करता है वो? तो ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस करता है। पिलग्रिम्स को एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करना है? ट्रांसपोर्टिंग, मतलब कुछ तो भी टूरिस्ट का काम करता होगा। एंड तीसरा जो है शिव प्रकाशन बिकम द कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। बाप रे, साउथर्न रेलवे में जितनी भी रेलवे है उसमें कैटरिंग रहती। कैटरिंग पता है आपको फ्रेंड? हर एक बोगी में, सॉरी हर एक ट्रेन में एक बोगी होती है जहां पे खान पान की व्यवस्था होती है। बराबर, वो कैटरिंग चलती है अंदर। मतलब क्या करता है, वहां पे कुछ बनाते हैं, बना के लोगों को वो खाना क्या किया जाता है? सर्व किया जाता है ट्रेन में। जहां से निकली है वहां से तो जहां तक जाएंगे तब तक वो वही काम करेंगे। लोगों ने रिजर्वेशन किया होता है और वो लोग वहां पे बैठते हैं, 4-4, 2-2, 3-3 दिन ट्रैवलिंग रहता है। ऑब्वियसली उनके खाने की पूरे प्रोग्राम की अरेंजमेंट ये कैटरिंग वाले करते हैं। फिर वो कैटरिंग वाला आता है, आप लोगों ने देखा होगा फ्रेंड, ट्रेन में बैठे होंगे आप तो ऑब्वियसली आप बैठते हैं, कोई तो भी आदमी आता है, खाना 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 पूछता है। फिर हम बोलते हैं कि भाई मुझे चाहिए, तो बोलता है, फिर अपन बोलते क्या क्या है, तो बोलता 3-4 आइटम बोलता, अपन बोलते कि ये आइटम मुझे चाहिए। तो बोलता ठीक है साहब पैसे दे दो, ये 1 घंटे के अंदर आपके प्लेस पे वो खाना आ जाएगा। और सच में वो खाना हमारे प्लेस पे आ जाता है। बराबर, ये बोलते कैटरिंग वाला। तो कैटरिंग वाले क्या करते हैं, एक ही रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है और पूरे ट्रेन में वो एक उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है। तो आज शिव प्रकाशन एक कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्टर है और पूरे साउथर्न रेलवे में चलता है। तीनों के तीनों मैंने बता दिए। एक रामेश्वरम के टेम्पल में आज भी प्रीस्ट का काम करता है। दूसरा जो है वो पिलग्रिम्स को यात्रा के लेके जाता है, यात्रा से लेके आता है, यानी अरेंजिंग ऑफ द पिलग्रिमेज क्या करता है, ट्रांसपोर्टिंग का काम करता है। और तीसरा साउदर्न रेलवे के कैटरिंग का काम करता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट है टोटल खाने ले जाने का। तो इस प्रकार से फ्रेंड अब यहाँ पे अपन रुकते हैं। यहाँ तक का लेसन मैंने पार्ट फर्स्ट में लिया है, इसलिए मैं इस, क्योंकि पूरा तो नहीं होगा ये, तो अपन क्या करेंगे, माई चाइल्डहुड बिहाइव का एपीजे अब्दुल कलाम का ये लेंगे हम पार्ट फर्स्ट। समझ में आ गया फ्रेंड आपको? पार्ट फर्स्ट यहाँ तक लेंगे और कल के दिन अपन पार्ट सेकंड कंप्लीट कर डालेंगे। यस, कल के दिन हो जाएगा। ओके, तो आज अपन यहाँ तक, यानी कितने पॉइंट कंप्लीट किए हमने? पार्ट फर्स्ट में हमने 4 पॉइंट कंप्लीट किए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 5th से हम क्या करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे 5th से। और कितने पॉइंट्स है वो? टोटली 11 पॉइंट्स हैं। तो 5th से हम कल स्टार्ट करेंगे, कल हो जाएगा पॉइंट्स आगे के छोटे छोटे। ओके, तो पार्ट फर्स्ट में यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया। रिगार्डिंग दिस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम प्लीज आस्क मी, आई विल बी श्योरली सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ यू। और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क मी ऑन माई पर्सनल नंबर ऑल्सो। ओके, बाय, सी यू।